So in last class, what we had discussed, the forces which are responsible for drifting of the continent, those things we had discussed. कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड जो एविडेंसेस थे, दैट वाज वेरी मच पावरफुल, एंड द फोर्सेस व्हिच वर रिस्पांसिबल व्हिच हैज बीन सजेस्टेड बाय अल्फ्रेड वेगनर, दैट वाज वेरी पुअर. मींस व्हाट वी कैन से कि जो फोर्स उसने सजेस्ट किया वो ज्योग्राफिकल कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट एविडेंसेस वर प्रूवन टू बी करेक्ट. अब क्या है कि किस फोर्स के कारण से ये मूवमेंट हो रहा है. वन थिंग इज श्योर, समथिंग इज मूविंग, है ना, और वो भी कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है. अभी तक हम लोगों को ये समझ आया है. बट व्हाट इज हैपनिंग कि क्यों ये कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल. एज ही हैज सजेस्टेड कि पोलर फ्लिंग फोर्स जो है एंड दिस टाइडल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दिस. बट what geographer had suggested कि these forces are not sufficient which can move whole of the continent. So what should be the next? तो नेक्स्ट जो थ्योरी है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, उसमें आने से पहले कुछ चीजें और आई, जिससे क्या है कि हम लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए पाथवे मिला. व्हाट डज इट मीन कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में आने के लिए इसके लिए एक पाथवे है, और दैट पाथवे, वो जो पाथवे है वो 3 स्टॉपेज से होके जाता है. वो 3 स्टॉपेज से ये क्लियर होता है कि अगला पाथ कौन सा होगा. लाइक द फर्स्ट स्टॉपेज या फर्स्ट माइलस्टोन फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दैट थ्योरी इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. क्या है कि एक आर्थर होम्स करके हैं, इनके नाम पे अभी भी बहुत सारी चीजें हैं. 1930 में he had suggested कि there are currents which are convective in nature. कन्वेक्शन बोलने का मतलब क्या है ना, कन्वेक्शन बोलने का मतलब ये है कि जैसे क्या है, ये एक इसमें वाटर है या सूप है या टी है, जो भी है, अगर हम लोग इसको यहां से बर्न करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे रहता है. बट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना टेम्परेचर लेके लाइट होके ऊपर चले जाते हैं, एंड कोल्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज आते हैं. तो इन दिस वे एक सर्कुलर फैशन में इनका मूवमेंट होता है वाटर के पार्टिकल्स का. हियर ऑल्सो यू कैन सी वाटर का पार्टिकल्स का मूवमेंट इस तरीके से होता है. यू माइट हैव सीन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग टी एट योर होम या सूप बना रहे हो, तो उस समय यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस थिंग. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ना. आप अगर अच्छे से देखोगे, इट इज सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, विच इज दैट्स व्हाई इट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. टॉप में जाके वो ठंडा होता है, ठंडा होके फिर से नीचे आता है, और इस तरीके से ये सर्कुलर फैशन में चल रहा है. यू माइट बी नोइंग कि जब टेम्परेचर या एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मीडिया टू डिफरेंट मीडिया, तो वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है. जैसे क्या है, अब क्या है, जीत को मैंने बर्नर में बैठा दिया और उसको गर्म किया, तो जो जीत को जो गर्मी फील हो रही है वो उसके हैंड को मैं छूऊंगा तो हैंड उतना गर्म रहेगा जितना जैसे बैठा है, जिस एरिया में बैठा है वो गर्म होगा. तो जीत, वेदर यू आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, अगर मैं आपके हैंड को टच करूं आपके हैंड को टच करूं तो आपका हैंड में सेम हीटनेस होगा जो आप फील कर रहे हो, जो एक्चुअल में बैक साइड से फील आ रहा है? नहीं सर, नहीं होगा ना. तो क्या है कि जो ये हीट ट्रांसफर है उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है, या हीट ट्रांसफर का एक तरीका एक और होता है जो कि है कंडक्शन. कंडक्शन तब होता है जब 2 मेटेलिक एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, फिजिकली अटैच होते हैं, और उनके बीच में हीट ट्रांसफर होता है, तो वो कंडक्शन है. बट इट इज नॉट नेसेसरली कि मेटेलिक में ही होगा, ये नॉन मेटेलिक में भी हो सकता है. जैसे क्या है, अगर जीत को मैं बहुत देर तक हीटेड करूं तो क्या मेरा रूम गर्म हो जाएगा? तो हो सकता है थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, पूरा रूम भी गर्म होने लगेगा. तो अब ये जो जीत के बॉडी से जो पूरे रूम में गर्मी आ गई, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि जीत इज हॉट, है ना, इट इज बिकॉज द बर्नर ऑन विच ही इज सिटिंग दैट इज हॉट, है ना. वैसे जीत अपने आप में वो काफी कूल है. तो क्या है कि जो बर्नर है वो काफी हॉट है, इसके कारण से जीत के बॉडी में हिटनेस आया,
और उसके कारण से पूरे एनवायरनमेंट में आया। तो दैट इज ऑल्सो द प्रोसेस जिसमें कंडक्शन इन्वॉल्व है, बट कंडक्शन इज वेरी मच पुअर। पुअर कैसे कि उसके हैंड तक हीट आने में काफी टाइम लग गया और हैंड से एयर में जाने में काफी टाइम लग गया। और यही अगर अब यही अगर जीत की गर्लफ्रेंड है, जिसने क्या है, जीत तो मिला नहीं तो उसके गम में उसने लोहे का एक जीत बना दिया। और कभी कभी जब भी फ्रस्ट्रेशन आता है जीत के ऊपर, तो उसको क्या है, बर्नर के ऊपर बैठा देती है, वो जीत का जो पुतुल है, दैट वो जो पुतला है, उसको जो लोहे का उसने बनाया है, उसको बर्नर में बैठा देती है, उसको गर्म कर देती है। इन दैट केस अगर वो हैंड टच करेगी उस पुतले का जो आयरन का बना हुआ है, तो क्या उसमें सेम हीट मिलेगा जो कि जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है वहां तक, तो वो सेम हीट मिलेगा? और काफी कुछ इसमें हीट मिलने के चांसेस होंगे, इजंट इट? हैंड में अगर वो आयरन का होता तो व्हाट डज इट मीन कि आयरन का जो मटेरियल होता है ना, वो काफी अच्छे से हीट को ट्रांसफर करता है। तो दैट प्रोसेस इज कंडक्शन। और ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में वर्टिकल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। द कन्वेक्टिव मूवमेंट इज ऑल्सो विजिबल इन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑल्सो, है ना। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस कन्वेक्टिव मूवमेंट इज the phenomena which you might have observed in the time of April, May and June. अप्रैल मई एंड जून में क्या होता है कि आफ्टर 2 और 3 o'clock हैवी थंडरस्टॉर्म, सडनली क्लाउड आ जाता है और काफी हैवी थंडरस्टॉर्म आता है और रेनफॉल हो जाता है। ये जो फिनोमिना है दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन ओनली, है ना। तो ये कन्वेक्शन बहुत जगह पे विजिबल होता है। तो ये थ्योरी आया जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन सिंपल कि जिस तरीके से जब हम लोग एक जगह पे हीट करते हैं तो हीट ट्रांसफर किस तरीके से होता है। अगर उसमें सर्कुलर मूवमेंट होता है तो वो कन्वेक्शनल है, और उसमें वर्टिकल मूवमेंट होना जरूरी है, हॉरिजॉन्टल नहीं। अगर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है तो दैट कुड बी एडवेक्शन, उसको बोलेंगे एडवेक्शन। जैसे लू इज वन ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टली, तो वो प्रोसेस जो होता है वो एडवेक्शन के थ्रू होता है। नॉट ओनली दिस, अगर आप देखोगे कि हम लोग बोलते हैं ना कोल्ड वेव आ रहा है, हीट वेव आ रहा है, ये जो वेव जो हॉरिजॉन्टली पूरे एरिया पे स्प्रेड हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं यूरोपियन एरिया से या हिमालयन एरिया में स्नोफॉल हुआ है, दैट्स वाई जो कोलकाता है वो ठंडा हो गया। हैव यू हर्ड दिस थिंग? कभी ऐसा सुना है कि स्नोफॉल हुआ है सिक्किम में इसलिए कोलकाता ठंडा हो गया? अगर नहीं नहीं सर। सुना है तो थोड़ा सा डूब मरने वाली बात है। इतना पास में रहते हो, वेस्ट बंगाल में के न्यूज़पेपर जो आते हैं लोकली, तो लोकली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ इस तरीके से आता रहता है ना। इवन वर्स्ट ऑफ द न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो कोल्ड वेव या हीटेड हॉट ये जो लू चलता है, तो ये कोल्ड वेव एंड ये जो लू है दैट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, है ना। और वो जो है हॉरिजॉन्टली हीट ट्रांसफर करता है। नॉट ओनली दिस, लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि साइक्लोन में भी कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर रिस्पॉन्सिबल इनिशियली होता है, वो लेटर ऑन हम लोग समझेंगे। तो क्या है, मैंने क्या बताया कि हीट जब भी एक जगह पे ज्यादा है एक जगह पे कम है, whenever the heat is uneven, definitely there will be heat transfer, and that may be through multiple process: advection, convection, conduction. If I'll ask Ashmita कि सन से जो एनर्जी आती है अर्थ में, सन से जो एनर्जी आती है अर्थ में, वो इसमें से कौन से प्रोसेस के थ्रू जाती है? अगर इसमें से ये प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व है तो कोई और प्रोसेस है जिसके थ्रू सन की एनर्जी हमारे पास आती है? सर डिफरेंट प्रोसेस है। कैसे? हाँ, कैसे सन की एनर्जी हमारे पास पहुंचती है अर्थ में? सर थ्रू रेडिएशन। Yes, that is also one Because of the there is process. no vacuum. Because there is vacuum. I mean there is no medium. Yes, So, yes, there is vacuum, there is no medium. Actually, environment is being heated because of the earth rather than because of the sun, है ना। सन से भी हीट मिलता है, पर देखोगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है जो नाइट में गर्म रहता है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द अर्थ। और अर्थ को कहाँ से मिलता है? बिकॉज ऑफ द सन, है ना। तो वन ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, दैट इज रेडिएशन। सन से जो एनर्जी हमारे पास पहुंचती है, जिसके लिए ना फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कभी सुना होगा फोटॉन्स करके।
वो रिस्पॉन्सिबल होता है रादर देन एक एयर जो है एनर्जी ट्रांसफर करके लाता है। बट अर्थ में आ जाने के बाद एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो मल्टीपल मीडियम से होती है। इट डजंट मीन कि अर्थ से वापस रेडिएशन के थ्रू वापस नहीं जाता। अगर अर्थ से रेडिएशन के थ्रू वापस नहीं जाता तो हमारा अर्थ ब्राइट नहीं दिखता। लाइक जैसे मून, मून ब्राइट क्यों दिख रहा है? वेदर इट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन और इट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। सर सन का लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होता है इसलिए ब्राइट दिखता है। हाँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब समवेयर अगेन वो रेडिएट बैक कर रहा है ना, अगेन वो रेडिएट बैक कर रहा है। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है तो वो भी रेडिएशन का ही पार्ट है। जैसे क्या है, आप सोचो मोल्टन आयरन आपके रूम पे रखा हुआ है, आप जैसे ही उसके लाइन अप साइड पे जाते हो तो आपको बहुत हीट फील होता है ना, और आप पीछे हट जाते हो तो आपको हीट उतना फील नहीं होता। कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी आग जल रही है कहीं पे, तो अगर आप फ्रंट फेस करते हो तो आपको ज्यादा फील होता है, आप बैक कर लेते हो तो उतना फील नहीं होता। हैव यू ऑब्जर्व? मतलब लाइट में भी एनर्जी काफी होती है, इजंट इट? लाइट में भी काफी एनर्जी होती है, और लाइट में जब ज्यादा एनर्जी हो जाती है तब रेडिएशन है और इसी के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर का बहुत सारे मैकेनिज्म है। सन के पास इतना एक्सेसिव हीट है और बाकी प्लैनेट्स पे कम हीट है, तो वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। अब अर्थ के पास हीट है, एटमॉस्फेयर में कम हीट है, तो अर्थ से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर उसको फर्दर अपने बोलना चाहिए कि वैक्यूम में उसको वापस भेज देता है। तो दैट्स द प्रोसेस, है ना, ये हीट ट्रांसफर का वन ऑफ द मैकेनिज्म है। बट हम लोगों को अभी इतना नहीं जानना है, अभी प्रेजेंटली हम लोग को सिर्फ कन्वेक्शन को जानना है। इफ प्रेजेंटली अगर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मुझे वो रेडिएशन, एडवेक्शन और कंडक्शन से अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी सिर्फ कन्वेक्शन से मतलब है ना, कन्वेक्शन। तो बिकॉज मुझे अभी समझना ये है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए फोर्सेस क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, और जिसके लिए मैंने पहला माइलस्टोन या पहला थ्योरी बताया है, दैट इज कन्वेक्शन। वी विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक्स, और यू विल फाइंड कि कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं। सेकंड थिंग व्हाट हैज हैपेंड, देखो ये जो टाइम है ये 1930 का टाइम है। 1930 के बाद जो एक बड़ा वर्ल्ड वॉर आने वाला है, दैट इज वर्ल्ड वॉर टू, इजंट इट? है ना, वर्ल्ड वॉर टू होने वाला है। तो ये वर्ल्ड वॉर टू ऐसा इवेंट है जिसमें पहली बार अमेरिका एंड रशिया जो है काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए, इजंट इट? वर्ल्ड वॉर वन में क्या अमेरिका था? वर्ल्ड वॉर वन में, हाँ, अमेरिका नहीं था, 2 में था। 2 में था, है ना। मतलब क्या है, अमेरिका और रशिया के बीच में, ये रशिया है, बैक साइड में दिख रहा होगा आपको, ये रशिया है, ये अमेरिका है, एंड दिस इज अटलांटिक ओशियन। कैन यू सी दिस बैक साइड में? यस सर। बैक साइड में भी वर्ल्ड मैप दिखता है थोड़ा सा, है ना। तो यू कैन सी दिस इज अटलांटिक ओशियन। ये जो अटलांटिक ओशियन है ना, ये बहुत टेंशन वाला जोन बन गया था, है ना, इन वर्ल्ड वॉर टू, अटलांटिक ओशियन। तो क्या होता है कि जैसे सपोज रशिया ने कुछ चीजों का इंस्टॉलमेंट अगर इंस्टॉल कर दिया है ओशियन के अंदर में, या यूरोपियन कंट्रीज में से किसी ने कुछ सबमरीन्स को इंस्टॉल कर दिया है, कहीं पे सबमरीन्स डाल दिया है, तो इन दैट केस व्हाट दे शुड बी नोइंग कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ओशियन में हो तो नहीं रही है। अब अनयूजुअल एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल तरीका है, अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग मैप है और उसके बाद न्यू मैप है, तो दोनों के बीच में मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ, है ना। कभी आपने गूगल मैप से कभी ऑब्जर्व किया होगा कि पहले अर्थ में इतना आइस था, अब इसमें कम आइस है, ये कैसे मैप से पता चलता है? तो इसके लिए मेरे पास एक रेफरेंस इमेज होना चाहिए। तो इन द सेम मैनर ये लोग चाहते थे, है ना, यूरोपियंस और अमेरिकन चाहते थे कि ओशियन फ्लोर का एक मैपिंग हो जाए। ओशियन फ्लोर की मैपिंग से मुझे ये समझ आ जाएगा कि ओशियन के फ्लोर में क्या क्या चीजें हैं। अब कोई भी चीजें अनयूजुअल आएंगी तो आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि new things or new activity is being happened. So what they did, they completely mapped the Atlantic floor, and what they have found कि it's that Atlantic Ocean is full of relief. Relief मतलब वो पेन रिलीफ वाला नहीं है, रिलीफ मतलब जिसमें वो हाइट वगैरह जो होता है ना, माउंटेन रेंजेस का पीक वगैरह रहता है, तो बहुत वर्टिकल वॉल्स होते हैं, तो इस तरीके से फुल ऑफ रिलीफ है ना, माउंटेन रेंजेस है, ट्रेंचेस है,
So within the Atlantic Ocean also, the ranges, mountain ranges are there, deep ranges are there. Means the same things which we can see in the continent, the same thing is also there in the ocean. Simple difference is that it is submerged into the ocean. If suppose I will reduce the level of water of the ocean, the same land will convert into the continent. अगर ओशन से मैंने वाटर निकाल दिया तो जो बचेगा वो कॉन्टिनेंट का ही पोर्शन बचेगा. तो इट्स सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल व्हिच वी कैन से कि दिस इज ओशन एंड दिस इज कॉन्टिनेंट, एंड डिफरेंस इज ओनली द लेवल ऑफ वाटर. सपोज व्हाट विल हैपन कि अगर ओशन का वाटर बहुत बढ़ गया तो व्हाट विल हैपन कि कॉन्टिनेंट का बहुत मिलियंस हेक्टेयर्स का जो एरिया होगा वो सबमर्ज कर जाएगा, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ न्यू ओशन, है ना, वो भी एक ओशन का पार्ट हो जाएगा. तो व्हाट डज मीन कि continent and ocean are not very much different as we can see कि continent में भी ऐसी features मिलते हैं, ocean में भी ऐसी features मिलते हैं. तो what they have found कि ये जो अटलांटिक ओशन है उसमें एक लंबा चेन ऑफ माउंटेन है स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, रेंजिंग फ्रॉम द 75,000 किलोमीटर. 75,000 किलोमीटर का लेंथ का एक माउंटेन रेंज है. कैन यू सी दिस? ये आइसलैंड है और ये सदर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है. कितना लंबा ये माउंटेन चेन होगा. अगर हमारे लैंड में होता तो कितना रिमार्केबल होता ये. तो ओशन के अंदर में ये अटलांटिक ओशन में इस तरीके से हम लोगों को मिला. और फिर कुछ जगह पे देखो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा रेंजेस टाइप का मिला हम लोगों को, कुछ जगह पे आइलैंड टाइप का मिला, और कुछ आइलैंड्स एक्सपोज हो गए तो उसको हम लोग आइसलैंड बोल रहे हैं. Isn't it? You can see कि कुछ Iceland is nothing but the top of the hill. Just simple difference is that कि that Iceland is above the ocean, है ना. ये Iceland, ICE, Iceland. वो रंग दे तो मोहे गेरुआ वाला जो गाना है ना, ये शायद आइसलैंड में ही हुआ है. तो ये है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था. तो ये एक चीजें मिली. और नॉट ओनली इन अटलांटिक ओशन, you can also see that in Pacific Ocean is also there is a chain of mountain. In Indian Ocean also there is a chain of mountain. अच्छा, can someone suggest कि how many oceans are there? हमारे अर्थ में कितने ओशन हैं? 5 ocean है. 5. कौन कौन से हैं? इंडियन ओशन तो सारे याद नहीं है. अच्छा, इंडियन ओशन के अलावा किसी कोई और ओशन याद है किसी को? Southern So Ocean. Pacific Ocean, Bay of Bengal, then Atlantic Ocean, Arctic Ocean. हो गया sir. Southern Ocean. ओके, चलो सदर्न ओशन ले लिए, आर्कटिक ले So लिया, Pacific Ocean, ठीक है, पैसिफिक ले लिया, Atlantic Ocean, अटलांटिक ले Bay लिया, of Bengal, सॉरी, हाँ, Bay of Bengal sir. बे ऑफ बंगाल. Then I should say take Arabian Sea also. So yeah, Arabian Sea. So एक इंडियन ओशन बच गया. So whether 7 oceans are there? 7 समुंदर, यही 7 समुंदर है क्या? Seven oceans are there? देखो क्या है, Southern Ocean is the ocean, Arctic Ocean is also ocean, Pacific is also ocean, Atlantic is also ocean, and Indian is also ocean. But this Bay of Bengal and Arabian Sea is the part of Indian Ocean only.
ठीक है ना। ये जो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी इंडियन ओशन का ही पार्ट है, तो हम लोग उसको सेपरेटली नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इट इज सी, इट इज नॉट ओशियन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन हम लोग देखेंगे, बट ये चीज मान के चलो, कोई चीज घिरा रहता है, बस इफ इट इज कवर्ड बाय 2 or 3 एरियाज एंड it is very much attached to the main ocean, then it will be called sea. जैसे क्या है, ये देखो, ये है, इसको हम लोग सी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सी बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको सी बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों से क्लोज है। ये जो है ये भी सी है, उसको यहाँ पे गल्फ बोलते हैं। डिफरेंस क्या है मैं बता दूंगा। ये जैसे ये कवर्ड है इस इतने एरिया से, इसको सी बोल सकते हैं, ये ऐसा कवर्ड है, सी बोल सकते हैं। दिस वन इज ऑल्सो सी, ठीक है ना, दिस वन इज ऑल्सो सी, है ना, तो ये भी सी है। तो यू कैन सी कि सी यू कैन सी कि सी का डेफिनेशन ऐसा है कि ये जो सी है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है ना। तो बट जस्ट बिकॉज इस एरिया को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए और इसका फीचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग ना उसको सी बोलते हैं। इट डजंट मीन कि सी इज नॉट पार्ट ऑफ ओशियन। ओशियन एक बड़ा एंटिटी है और सी जो है उसी का छोटा पार्ट है, उसमें से वो भी इंटीरियर टाइप का रहता है, घेरा रहता है साइड साइड से। जैसे ये भी है, ये भी एक सी है, दिस वन इज ऑल्सो सी, ठीक है ना। तो ये सी का इसलिए सी एंड ओशन में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको ओशनियोग्राफी चैप्टर में क्लियरली बताने वाला हूँ कि व्हाट इज सी एंड व्हाट इज ओशन, तो उसमें टेंशन मत लो। अच्छा, तो अब देखो, अटलांटिक पैसिफिक ओशन तो मैं समझता हूँ ये पैसिफिक ओशन है, दिस वन इज अटलांटिक ओशन एंड दिस वन इज इंडियन ओशन, यहाँ तक तो मुझे पता है। आर्कटिक ओशन श्योरली इसके ऊपर है एंड सदर्न ओशन नीचे है बोलेंगे। बट क्या है, एक क्लियर डिमार्केशन है कि देखो 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है ना, 60 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है उसके नीचे का सारा ओशन सदर्न ओशन है, वेदर इट बिलोंग्स टू अटलांटिक, वेदर इट बिलोंग्स टू इंडियन, वेदर इट बिलोंग्स टू पैसिफिक। तो देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन आर्टिफिशियली विच हैज बीन क्रिएटेड कि 60 डिग्री साउथ के नीचे का जितना वाटर है दैट इज द पार्ट ऑफ सदर्न ओशन, ठीक है ना। ये डिमार्केशन और किसी सी के लिए नहीं है या किसी ओशन के लिए ऐसा नहीं है ना। तो सदर्न ओशन इज नथिंग बट इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक प्लस अटलांटिक प्लस इंडियन ओशन, ये सबका पार्ट है, ठीक है ना। इट डजंट मीन कि वो अलग ओशन नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओशन। तो देखो ओशन के अंदर का जो माउंटेन रेंज हम लोग को दिख रहा है वो इस टाइप का दिखता है ना, इस तरीके से माउंटेन रेंज है और ये रियल इमेज है जैसा दिखता है। अब क्या है, अगर इसका एक पैटर्न देखा जाए, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखोगे देयर इज अ पैटर्न, है ना, इसका एक पैटर्न है। वैसे इसको एस शेप में बोलते हैं हम लोग, एस शेप में है करके। और ये पैटर्न ये है कि मिडिल में जो है इसका जो सबसे मिडिल वाला पार्ट है ये माउंटेन का जो है वो सबसे न्यू है, सबसे यंग है ना। और इसका ये साइड साइड वाला पार्ट, इसका साइड साइड वाला जो पार्ट है वो ओल्ड है, यंग है और ओल्ड है। मतलब क्या है, न्यू फ्लोर जो सबसे न्यू फ्लोर है, रॉक डेटिंग से समझ आया कि इसका मिडिल वाला पार्ट सबसे नया है और साइड साइड वाला पार्ट सबसे पुराना है। और भी देखेंगे तो ये और पुराना है, कोस्टल एरियाज और भी ज्यादा पुराना है। दिस वन is the oldest part of the Atlantic Ocean and this one is also oldest part of Atlantic Ocean and this middle part is the newest part of the Atlantic Ocean. Got my point? So middle part of the ocean is the newest one and the coastal area of that ocean, for Atlantic I am saying, and the coastal area of that ocean is oldest one. What does it mean? वी रिमेंबर कि हमारा जो अटलांटिक ओशन है वो बनना चालू हुआ था रफली 250 मिलियन के आसपास। इफ यू रिमेंबर 250 मिलियन ईयर्स के आसपास हमारा जो अटलांटिक ओशन है वो बनना चालू हुआ था। मतलब सबसे पुराना जो होगा यहाँ का और यहाँ का वो 250 मिलियन ईयर्स का है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 मिलियन, 50,000 ईयर्स, 1000 ईयर, इस टाइप का आपको यहाँ पे फ्लोर मिलेगा, ठीक है ना। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। अब इसमें एक चीज और हम लोग को समझ आया
कि जो माउंटेन जो दिख रहा था ना आपको, जो माउंटेन दिख रहा था, उसका राइट एंड लेफ्ट हैंड जो होता है वो इसका मिरर इमेज है। जैसे ये इसका मिरर इमेज है, जैसे अगर ये 2 बोला हूं तो ये 2 का मिरर इमेज है। ये 3 जो मिरर इमेज है, ये 3 का मिरर इमेज है। मिरर इमेज बोलने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो टाइम है, इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट मैचेस विद दिस वन। मतलब एक माउंटेन है जिसका ये जो मैच करता है, ये मैच करता है, ये मैच करता है इस तरीके से, और इसमें से ये दोनों जो है सबसे ओल्ड है ना, ये जो है सबसे ओल्ड है, फिर ये थोड़ा न्यू है, ये और न्यू है, और ये सबसे ज्यादा न्यू है, अगर माउंटेन ऐसा है तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब बना है उसी समय ये भी बना है, isn't it? जब ये बना है उसी समय ये भी बना है। तो क्या है, इससे हम लोग को ये समझ आता है कि मिडिल पार्ट से सी फ्लोर एक्सपेंशन कर रहा है और वो दोनों साइड में एक्सपेंशन कर रहा है ना। मिडिल पार्ट से सी फ्लोर एक्सपेंड कर रहा है और वो दोनों साइड में एक्सपेंड कर रहा है। और देखो, अगर अर्थ के इंटीरियर पार्ट से कोई मटेरियल निकलता है तो उसमें आयरन ज्यादा होगा कि सिलिका ज्यादा होगा? व्हाट डू यू फील कि अर्थ के इंटीरियर से जो निकल रहा है उसमें आयरन ज्यादा होगा या सिलिका ज्यादा होना चाहिए? Iron. एज आई हैड टोल्ड यू कि जितना अर्थ के नीचे से निकलेगा, अंदर से निकलेगा, दैट विल बी आयरन ओनली, ज्यादा आयरन। मतलब इट डजंट मीन कि सिलिका नहीं होगा, सिलिका भी होगा। हमारे पूरे अर्थ में आयरन एंड सिलिका, ऑक्सीजन तो है। तो अर्थ के में इंटीरियर से, जितना इंटीरियर से निकलेगा ना वो आयरन से होगा, ऊपर से निकलेगा ना तो वो कम आयरन, सिलिका ज्यादा होगा, है ना। ये ओशन के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ओशन का फ्लोर में वैसा भी ज्यादा डेंस मटेरियल है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, इफ यू रिमेंबर। एंड ओशन में आयरन का अमाउंट सिलिका के अमाउंट में के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा है। मतलब वो दोनों का रेशियो देखा जाए तो कॉन्टिनेंट में लेस आयरन है और ओशन में ज्यादा आयरन है। अब ओशन के अभी अंदर से निकल रहा है तो डेफिनेटली उसमें आयरन थोड़ा ज्यादा होगा। एंड वेन एवर आयरन इज मोल्टन, मोल्टन आयरन कैरीज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ उसके ऊपर से मैं मैग्नेट को रब करूं। चाइल्डहुड में आपने देखा होगा कि हम लोग आयरन, इवन एक आयरन के ऊपर के, आयरन का जो ब्लॉक है उसके ऊपर मूव करते हैं तो वो एक मैग्नेट बन जाता है ना। हम लोग जानते हैं, इवन अभी भी आप देखोगे कि एक वो जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको नॉर्मली मैग्नेट पे लगा के रखे रहता है ताकि वो स्क्रू को अच्छे से कैच करे, क्योंकि वो भी बन जाता है मैग्नेट। मैग्नेट बनने का मतलब क्या है, उसको अगर वो मैग्नेट बन गया, अगर मैंने उसको होल्ड कर दिया, फ्री होल्ड कर दिया, तो वो अपना नॉर्थ एंड साउथ दिखाने लगेगा, है ना। तो क्या है, throughout the history of earth there are many incidences when northern pole was southern pole and southern pole was northern pole. It means कि मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ कई बार चेंज हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अर्लियर नॉर्थ, हाँ चेंज कैसे होता है? नॉट तो चेंज, फिक्स है ना? हाँ नहीं है फिक्स। जैसे क्या है, ये वाले पार्ट को मैं नॉर्थ बोलता हूँ, ये वाले पार्ट को साउथ बोलता हूँ, ठीक है। बट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज डिफरेंट। मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब क्या है कि ये अगर मैं आयरन को होल्ड किया तो वो नॉर्थ, वही नॉर्थ दिखाएगा जो नॉर्थ एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं वो नॉर्थ है। इट इज नॉट नेसेसरी। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आर्कटिक ओशन अटलांटिक ओशन में हो जाता है, अटलांटिक ओशन आर्कटिक ओशन, फिजिकली दे आर द सेम, बट उसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो चेंज हो जाता है। पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है कि मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ हैज रिवर्स्ड मेनी टाइम्स। इसका एक क्लियर एविडेंस क्या है कि अगर मैं मैग्नेट को होल्ड किया तो वो नॉर्थ एंड साउथ दिखाना चाहिए। बट इन टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ के बेसिस पे जाऊंगा तो आई विल नॉट बी फाइंडिंग नॉर्थ पोल। मैं समवेयर आई विल बी हियर, यहाँ पे कहीं पे मैं आऊंगा। So और why साउथ के साथ, हाँ why this happens? हाँ, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म जो दिखाने का प्रॉपर्टी किसके कारण से है, अंदर के जो
आयरन के मूवमेंट के कारण से, मोल्टन आयरन के। इफ यू रिमेम्बर, आउटर कोर में जो आयरन मोल्टन है वो घूम रहा है तेजी से, और उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड होता है। समटाइम्स इट हैपेंस, कहीं पे लिक्विड ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, इसके कारण से मैग्नेटिज्म जो है डिफरेंट होता रहता है। तो दैट्स So, वाई डिटरमाइन कैसे होता है? लाइक इफ आई सस्पेंड अ मैग्नेट, हाउ इज दैट द मैग्नेटिक नॉर्थ? वो नॉर्थ कैसे हुआ? वो तो साउथ भी हो सकता था ना सर। हाँ बिल्कुल हो सकता था, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक नॉर्थ कई बार अपोजिट हो चुका है। सर जैसे ऐसा अभी कैसे, ऐसा ऐसा कैसे कैसे हो, देखो क्या है, अर्थ में लिक्विड आयरन है, लिक्विड आयरन बहुत तेजी से मूव कर सकता है ना। लिक्विड आयरन को, ये तो काइंड ऑफ वाटर है, कभी वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी ओरिएंटेशन इधर दिखा दिया, कभी ओरिएंटेशन इधर दिखा दिया। देखो अगर अर्थ के अंदर में पूरा सॉलिड कोर होता, सारा सॉलिड होता, तो उसका मैग्नेटिज्म कांस्टेंट होता। बट प्रॉब्लम इज दैट कि उसका मैग्नेटिज्म तो पूरा, मतलब अर्थ में जो लिक्विड आयरन है वो तो बहुत तेजी से रोटेट हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, स्फेरिकली में घूम रहा है वो। तो प्रॉब्लम इसी के कारण से क्या होता है, उसका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है, उसका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है, और इसके कारण से कभी हमारा अर्थ का जो नॉर्थ है और मैग्नेटिक जो नॉर्थ है वो जरूरी नहीं कि कोइंसाइड करे। सर कभी मतलब अर्थ का नॉर्थ तो हमेशा से ज्यादा वही है वो रहेगा, नॉर्थ अर्थ का ज्यादा है। साउथ भी हमेशा वही रहेगा। हाँ क्या बोले? सर आई वाज सेइंग दैट जहाँ लिक्विड ज्यादा, आई मीन द लिक्विड कोर जहाँ ज्यादा है वो नॉर्थ हो जाता है। जहाँ पे आयरन के एटम्स का ओरिएंटेशन नॉर्थ है एंड साउथ है। एटम्स का ओरिएंटेशन उसका स्ट्रक्चर होता है ना अंदर के आयरन का, है ना। हम लोग ने सुना था कि कभी रब करते जाए एक ही डायरेक्शन में मैग्नेट को, तो उसका ओरिएंटेशन ऐसे चेंज हो जाता है। इवन एक आयरन जो सॉलिड आयरन है उसका भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तो वो तो लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग। सेंटेड, हम लोगों ने फिजिक्स के क्लास में ये एक्सपेरिमेंट श्योरली किया होगा कि हम लोग आयरन को रब करते करते किसी को आयरन बना देते हैं। तो अब ये तो सॉलिड में भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड आयरन। यस सर, ओके, अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई ये अर्थ का नॉर्थ जरूरी नहीं कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ हो, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए यूपीएससी ने भी 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड मेनी टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। यस, and it may happen within 100 years also, because it is rapidly and drastically changing present in the present time also। present time में अगर आप कैनवास के हिसाब से, कंपास के हिसाब से आपने मैग्नेट को होल्ड करो और सोचोगे कि आर्कटिक ओशन पहुंचोगे, नो, यू विल नॉट बी एबल टू रीच, क्योंकि वो जहां दिखा रहा है वो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा है और आपको पहुंचना है नॉर्थ, ठीक है ना। तो अर्थ का नॉर्थ साउथ तो चेंज नहीं होगा, जो हम लोगों ने डेफिनेशन डाला है वही है, पर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ के चेंज है। अब मैं ये इससे ये बताना चाह रहा हूं, जब लिक्विड आयरन निकलता है अर्थ से और ऊपर में सॉलिडिफाई होता है, तो जब सॉलिडिफाई होता है ना, वो अर्थ का अपने समय का मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पकड़ के रखा रहता है, क्योंकि वो फ्रोजन हो गया, है ना। फिर नया आयरन का लिक्विड आया और वो अपने जमाने का गाना सुनेगा, उसको नॉर्थ इधर दिखेगा तो उसका ओरिएंटेशन नॉर्थ इधर हो जाएगा। फिर एक और आयरन का लिक्विड निकला, किसमें से? सी फ्लोर के बीच से, है ना, सी फ्लोर के बीच से लिक्विड आयरन निकला और ये पोर आउट होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो हर एक लिक्विड आयरन जो होगा अपने जमाने का इंप्रेशन को होल्ड करेगा, और वो इंप्रेशन कौन सा होगा? जो उस समय का मैग्नेटिक नॉर्थ था और जो उस समय का मैग्नेटिक साउथ था। तो व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट कि ये जो मिरर इमेजिंग था ना, वो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के हिसाब से भी सेम है। ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है तो ये भी साउथ है, मतलब ओरिएंटेशन भी सेम मैच करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे अगर 80s में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको गाने इस टाइप के पसंद आते हैं, 90s में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको आशिकी वाले गाने पसंद आते हैं, 20s में जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हिप हॉप वाले जो भी सॉन्ग पसंद आ रहे हो, अभी 2020 में अलग टाइप के। मतलब क्या हो रहा है, हर एक जनरेशन में अपना वो जो बच्चा जो बचपन में सुनता आया है वो अपने माइंड में वही गाने को आइडल मान के चलता है, isn't it?
वही चीज ऐसा है, वही चीज इस लिक्विड आयरन के साथ है। बिकॉज जस्ट बिकॉज कि दिस लिक्विड आयरन, जस्ट बिकॉज कि ये जो लिक्विड आयरन है वो बहुत लाइक अ किड है ना, वो अपना इंप्रेशन वही रखेगा जो जब वो पैदा हुआ है, और उसके बाद फ्रोजन अप हो जाएगा। नाउ देयर इज वोंट बी एनी चेंजेस। तो इन दिस मैनर है ना, हम लोगों ने देखा कि ये जो माउंटेन, सी फ्लोर की माउंटेन की बात चल रही है ना, ये सी फ्लोर का माउंटेन का अगर मैं ये वाला एरिया फुट हिल्स का देखता हूं तो इसका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन और इसका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन विल आल्सो बी द सेम, है ना, दोनों का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन भी सेम है। हो सकता है इसका अलग हो जाए, ये जो इसका है अलग हो जाए, तो इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये लिक्विड आयरन ऐसा होता है। अब ये चेंज क्यों होता है, इसका रीजन मैंने बताया था पास्ट में कि बिकॉज दिस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सोलर स्टॉर्म्स एंड सोलर विंड्स, एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि सन के जो विंड होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं, तो दैट टाइम्स इट हैपेंस कि जो इतना तेजी से एनर्जी के वेव्स आने के कारण से हमारे अर्थ का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, और इसके कारण से अर्थ का जो अब नया नॉर्थ एंड साउथ बना वो अब डिफरेंट हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ जो मैग्नेटिक होता है दैट हैज बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ द सोलर स्टॉर्म्स आल्सो पास्ट में जो आए हैं, एंड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सीवियर काइंड ऑफ द सोलर एनर्जीज। समटाइम्स इट हैपेंस कि सन बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है, तो उसको से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। सन के लिए वी आर नथिंग, द अमाउंट एंड बोलना चाहिए कि जितना बड़ा है जायंट वो है, उसके हिसाब से हमारा कुछ नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस इज नथिंग। अब उसके में अगर सन को बुखार भी हो गया, मतलब उसका अगर 4-5 डिग्री अगर ज्यादा बढ़ा देता है तो हमारे अर्थ में हालत खराब हो जाती है ना। तो इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट अस। यू कैन सी कि ये अभी भी नॉर्थ एंड साउथ हो सकता है, बट मैग्नेटिकली इट हैज बीन रिवर्स्ड। देन also some of the more facts which we have found from the ocean floor mapping, इसमें ये देखा कि जो चेन ऑफ माउंटेन है ना, ये कहा गया, ये जो चेन ऑफ माउंटेन अर्थक्वेक का भी जोन है। यहाँ पे कंटिन्यूसली अर्थक्वेक आ रहे हैं, बट माइल्ड अर्थक्वेक आ रहे हैं। हम सेइंग कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ रहे हैं, बहुत माइल्ड अर्थक्वेक आ रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो फोकस होता है, इफ यू रिमेंबर, ये जो फोकस है ना, इसका फोकस वेरी नियर टू एपिसेंटर है, मतलब ज्यादा डीप से नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर से ही आ रहा है इसका अर्थक्वेक। तो इसके जो अर्थक्वेक है ये उसके ज्यादा डीप पे ना होके ये शैलोअर रीजन पे हो रहा है, ये भी हम लोग को समझ आया। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी मच डिस्ट्रक्टिव। यू माइट बी नोइंग कि अगर फोकस ज्यादा नीचे होता है और अगर एनर्जी इज बीइंग फेल्ट टू अस, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, तभी वो हमारे तक आ रहा है। और नॉर्मली जो सुपरफिशियल या शैलो रीजन का जो फोकस होता है, जहां पर डिस्टर्बेंस हुआ, उसका अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा बड़े एरिया पे स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि उसका रेडियस बहुत छोटा हो जाता है। तो व्हाट वी हैव फाउंड कि अटलांटिक ओशियन में जो मिडिल पार्ट ऑफ द माउंटेन में जो अर्थक्वेक आता है दैट इज माइल्ड, एंड दैट इज द फोकस ऑफ दैट earthquake is shallow, while just opposite in Pacific Ocean, the earthquake, the intensity and the magnitude of the earthquake is massive, बहुत ज्यादा है वो, और उसका जो फोकस होता है वो काफी डीपर है। तो there is a difference between the type of earthquake which are there in the Pacific Ocean and which are there in Atlantic Ocean. So seismicity के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही एक्टिव है, अटलांटिक भी एक्टिव है एंड पैसिफिक भी है, बट डेंजरस कौन सा ओशियन होगा?
कौन सा ओशन ज्यादा डेंजरस होगा? स्पेसिफिक ओशन सर। पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन में नॉट ओनली अर्थक्वेक आते हैं बट वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। तो पैसिफिक ओशन में डीप सीटेड अर्थक्वेक हैं जो कि काफी अंदर से आते हैं एंड दे आर वेरी मच डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं। The map of volcanoes are shown in a similar pattern. I can show you. You can see ये जो पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे चेन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन का जोन है पूरे पैसिफिक ओशियन के बाउंड्री में। While the same thing which we had observed in the Atlantic Ocean, अटलांटिक ओशन में मिडिल में अर्थक्वेक का जोन है rather than कॉर्नर में, if you remember. और पैसिफिक ओशियन में कॉर्नर में अर्थक्वेक के जोन है एंड वोल्केनिक इरप्शन के जोन है रादर देन मिडिल में। व्हाई देयर इज डिफरेंस, उसका मैं रीजन पूरा बताने वाला हूं, वो उसमें सोचने की बात नहीं है। और इसके कारण से why is Pacific more dangerous than Atlantic? What did you say? yes I'll explain, that's why I'm saying कि मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसका आंसर जस्ट अगला थोड़ी देर में आने वाला है। क्यों ये ज्यादा डेंजरस है, क्यों डिस्ट्रक्टिव है, ये सब का आंसर अभी मिलने वाला है। ये हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ता जा रहा है ना, ओशियन फ्लोर की मैपिंग से हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ता जा रहा है कि हो क्या रहा है करके। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अगला थ्योरी की रिक्वायरमेंट है और इसलिए ये नीड आएगा तभी इन्वेंशन आएगा या उसका थ्योरी आएंगे, है ना। तो दो चीजें हम लोग को ऑब्जर्व हुई। पहला चीज तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हम लोग को पता चला। सेकंड चीज हम लोग को समझ आया कि देयर इज अ डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन इन अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। और इसी के कारण से हम लोग इसको रिंग ऑफ फायर बोल रहे हैं, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये पूरे जगह पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इनफैक्ट इफ आई से कि चलो अभी उसके बाद में बताएंगे इतना। तो क्या हो रहा है, सी फ्लोर के मिडिल से वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। कहां पे? अटलांटिक में। इसी के कारण से यहां पे स्पिल ओवर हुआ तो यहां पे भी स्पिल ओवर हुआ, हियर ऑल्सो स्पिल ओवर हुआ। मिरर इमेजिंग मतलब सी फ्लोर इज गेटिंग स्प्रेड फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। That is the phenomena we have understood. This sea floor is spreading. Sea floor is spreading from the middle part of Atlantic Ocean. That's why the middle part is most newest one and the side part is oldest one. What does it mean? कि हमारे अर्थ का रेडियस मिडिल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन से बढ़ रहा है ना। मतलब अर्थ का रेडियस बढ़ रहा है। अगर सी फ्लोर ऐसी स्प्रेड होता गया तो अर्थ का रेडियस बहुत बढ़ जाएगा। तो ये चीज हम लोग को समझ आई। सर रेडियस कैसे बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट होना है पूरा। सोचो ना, अगर मैं सोचूं जैसे ये अर्थ हुआ, ये हमारा अर्थ है, अब मैं बोलूं कि यहां से ये फैल रहा है तो रेडियस नहीं बढ़ा। अगर मैं बोलूं इसमें न्यू सी फ्लोर आ रहा है, इस जगह पे न्यू सी फ्लोर आ रहा है, जैसे ये इमेज देखो, ये जो इमेज है अर्थ के मिडिल पार्ट से यहां से न्यू सी फ्लोर आ रहा है तो अर्थ का रेडियस बढ़ेगा नहीं? यस सर। अभी तक मेरे अंडरस्टैंडिंग के सबसे बढ़ रहा है, बट वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा। बट प्रेजेंटली ये तो बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे, है ना। प्रेजेंटली तो ये मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है। मतलब अगर मैं इतना थ्योरी अभी तक समझा हूं तो उस हिसाब से मेरा सी फ्लोर मतलब अटलांटिक ओशन विल बी द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड लेटर ऑन।
एट द सेम टाइम हमारे अर्थ का रेडियस बढ़ जाना चाहिए। ये दो चीज मुझे समझ आता है, बट So वेदर इट which इज is the इंक्रीजिंग biggest और नॉट। ocean in the world? हाँ Which is क्या the जी? biggest ocean in the world right now? हाँ, पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन। तो सर ये तो उल्टा हो गया। हाँ, ये उल्टा हो रहा है। तो इस हिसाब से अटलांटिक ओशियन एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, है ना। इफ यू रिमेम्बर, ये अफ्रीका और अफ्रीका एंड सदर्न अमेरिका अटैच थे। ये न्यू ओशियन था, न्यू ओशियन होते होते ये बिगेस्ट ओशियन बनने वाला है फ्यूचर में, एंड दैट्स फॉर श्योर। उसमें अभी कोई इफ एंड बट्स नहीं है कि अटलांटिक ओशियन विल बी द बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इन लेटर स्टेजेस। तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, दैट विल बी देयर, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, द क्वेश्चन मार्क इज देयर कि वेदर अर्थ्स रेडियस आर इंक्रीजिंग और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। वो इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाया हूं, पर दैट्स फॉर श्योर अटलांटिक ओशियन विल बी द बिगेस्ट ओशियन later on, and that's why Atlantic Ocean is the newest ocean of the world and Pacific Ocean is the oldest ocean. ठीक है। पैसिफिक, अगर कोई यूपीएससी में आ गया क्वेश्चन तो यू विल से कि पैसिफिक ओशन इज द ओल्डेस्ट एंड दिस अटलांटिक ओशन इज द न्यूएस्ट ओशन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तीन थ्योरी समझ आ रही है। पहला था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सेकंड था सी फ्लोर का मैपिंग, थर्ड है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना। सर कंफ्यूज हो गया। हाँ बोलो सर, वो पैसिफिक ओशन ओल्डेस्ट कैसे हो गया? आई गॉट कंफ्यूज विद एवरीथिंग। हाँ, इफ यू रिमेम्बर, जब मून बन रहा था तो मून बनने के लिए एक थ्योरी आया था कि एक मार्स के साइज का प्लैनेट, है ना, वो अर्थ पे स्ट्राइक किया था। और अर्थ पे स्ट्राइक करने के कारण से क्या हुआ कि एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। मैंने बोला था एप्पल जैसा बन गया, और वो डिप्रेशन इज द प्रेजेंट पैसिफिक ओशन। तो उस समय अगर याद होगा तो पहला ओशन जो बना था वो था पैसिफिक ओशन। और ओल्डेस्ट होने के लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। सबसे बड़ा एविडेंस है कि रॉक डेटिंग, जो सी फ्लोर के अंदर का जो रॉक्स हैं वो कितना साल पुराना है, तो वो 4 बिलियन ईयर्स पुराना है। और अटलांटिक ओशियन का 200 मिलियन ईयर्स मैक्सिमम, 250 मिलियन ईयर्स मैक्सिमम। कहाँ बिलियन ईयर्स, वो भी 4 बिलियन ईयर्स। एंड अटलांटिक ओशियन के बारे में मैं बोल रहा हूँ 250 मिलियन ईयर्स, ओल्डेस्ट वाला। और न्यूएस्ट वाला तो 1 मिलियन बोलोगे, है ना। तो दैट्स व्हाई पैसिफिक ओशियन इज ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट होने का रीजन क्या था? वो मून जब बना था तो मून बनने का जो मून का कुछ पोर्शन कहाँ से आया है, यही पैसिफिक ओशन से उठ के तो उधर गया है, एज पर वन ऑफ द हाइपोथेसिस। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वाटर इज ओल्डर देन आवर प्लैनेट। जो वाटर है वो प्लैनेट से ओल्डर है। तो ये कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली। वो तो यूनिवर्स में है वाटर, भले आपके प्लेनेट में आया लेट से। यूनिवर्स में वाटर है? बहुत है। वाटर है मतलब घूमता है? नहीं, वाटर के फॉर्म में नहीं है, आइस के फॉर्म में है। ओके ओके। हाँ, यूनिवर्स में बहुत आइस है, बहुत ज्यादा आइस है, जिसका कुछ पोर्शन हमारे अर्थ में आ गया तो वो ओशन के फॉर्म में दिख रहा है, मेल्ट हो गया। इनफैक्ट हमारा जो वाटर है ना वो हमारा नहीं है, दैट हैज बीन इंपोर्टेड बाय एस्टेरॉइड्स, है ना। वो बाद में आया। एस्टेरॉइड्स में आइस के जो ग्लेशियर्स होते हैं वो हमारे अर्थ में स्ट्राइक किए तो उससे वाटर आया। एक्चुअली ग्लेशियर से वाटर आया। तो हमारा जो वाटर है दैट इज ओल्डर देन आवर अर्थ, बिकॉज दैट हैज बीन इंपोर्टेड। मतलब ये वैसे ही हुआ, समझ लो। अब ओरिजिनल्स थे, यहाँ पे ट्राइब्स हैं पूरे इंडिया में थे, आर्यंस आए बाहर से। नाउ दे आर सेइंग कि ये ट्राइब्स जो हैं ये इंडिया के बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने एक पॉलिटिकल बाउंड्री बना दी और ये ट्राइब्स हमारे इंडिया के हैं। अब उसको रिवर्स सोचो, ट्राइब्स पहले से थे, उनका अपना एक फॉरेस्ट है, उनका सारा चीज है। आप आके उसको इम्पोज करके बोल रहे हो कि जब से मैं हूं तब से ट्राइब्स है। नहीं,
ट्राइब्स तो पहले से है, आप बाद में आए, है ना। ट्राइब्स तो पहले से था, आप बाद में आए। वैसे क्या है, आप जब से आए हो तब से देख रहे हो वाटर है। इट डजंट मीन कि वाटर पहले नहीं था, इट डजंट मीन कि अर्थ में पहले वाटर बहुत पहले से था, उससे पहले भी और कहीं पे रहा होगा, वो तो अभी आया हमारे पास। मीन्स अर्थ जब बना तब उसमें भी इंपोर्ट हो गया बाहर से, ठीक है ना। अब H2O कैसे बना? H2O बनने के लिए जाना पड़ेगा सन के पास, क्योंकि सन का जो डेथ होगा, इफ यू रिमेंबर, सन का डेथ ही जितने टाइप का कंपाउंड बनाया है हमारे यूनिवर्स में, इवन प्लैनेट का जो पार्टिकल्स बने हैं वो सारा सन के डेथ से बना है। तो ये सब के लिए सन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए ये तो सन की बात करें, एक सन की बात करें, सन मतलब स्टार, है ना। ऐसे कितने स्टार हैं जो मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, उसमें से प्लैनेट्स बनते रहते हैं, वाटर बनता रहता है, 10 टाइप के कंपाउंड्स बनते रहते हैं, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये है, इसलिए ना वाटर इज ओल्डर देन आवर अर्थ। जब अर्थ बन रहा है ना, उसी समय वाटर भी बन रहा है, क्योंकि दोनों डेथ से बन रहा है, दोनों ही डेथ से बन रहा है, स्टार के डेथ से बन रहा है दोनों। जहां कंपाउंड बना है ना, या कंपाउंड क्या बोलना चाहिए, जहां हेवियर एलिमेंट बने हैं, सारे सन से ही बने हैं, सारे स्टार से ही बने हैं। इवन जो आयरन आज देखते हो, ऑक्सीजन जो देखते हो, वो सारा सन से निकल के आया है। सन के पास ही एनर्जी है, दो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करे, हीलियम को लिथियम में, लिथियम को बेरिलियम, बेरिलियम में बोरॉन। वो सन के पास ही एनर्जी है, और किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। खैर, तो मैं बता रहा था, हाँ, तो 3 थ्योरी थे। मैं वैसे कहा कैसे वाटर, हाँ, आप लोग ओशियन पूछे कि कौन सा ओल्डर है कौन सा न्यू है। तो इसके लिए मेरा सिंपल है कि ओल्डर के पीछे कोई बड़ा मेजर थ्योरी नहीं है, बट ओशियन फ्लोर के मैपिंग्स, ओशियन फ्लोर का रॉक डेटिंग से समझ आता है कि पैसिफिक ओशियन इज ओल्डर, एंड फिनोमिना से समझ आता है कि अटलांटिक ओशियन इज न्यूअर। फिनोमिना मतलब जो चीजें हुई लेटर ऑन। अब अभी तक क्या मिसिंग है? Something is missing, and what is something is missing? The force which are responsible for the movement of those continents. अभी तक हम लोगों को पता चला ये है, अब क्यों है इसके पीछे के लिए हमको आना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक्स। नाउ द वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, इट विल क्लियर ऑल योर डाउट्स कि व्हाई पैसिफिक ओशियन में ऐसा हो रहा है, अटलांटिक में ऐसा क्यों हो रहा है, पैसिफिक ओशन में इतने वोल्केनिक इरप्शंस क्यों हो रहे हैं, अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, सारी चीज का रीजन था प्लेट टेक्टोनिक्स। और यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग को पहुंचना पड़ा 1967, कैन यू इमेजिन, है ना। पूरे इंडस्ट्रियल सिटी, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुका था, तब भी हम लोग वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द अर्थक्वेक एंड दिस वोल्केनिक इरप्शन। तो मैकेंजी एंड पार्कर जो थे, दे हैड सजेस्टेड दिस थ्योरी। ये पार्कर का, पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन है, उससे कोई रिलेशन नहीं है ना। अगर कोई रिलेशन मिलता है तो जस्ट इट इज सॉरी कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस है। मॉर्गन जो है 1968 में, मॉर्गन जो है, इन्होंने इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, बाय दैट टाइम इट हैज बीन डिस्कार्डेड and the new kind of theories has been emerged out, convectional theory and sea floor spreading theory. ये नए थ्योरीज आ गए थे। तो पहले वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि प्लेट्स क्या हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या। तो प्लेट्स का डेफिनेशन जानने के लिए मुझे फिर से आपको ये पिक्चर दिखाना पड़ेगा, है ना। इस पिक्चर में इफ यू रिमेंबर कि जहां पे आप खड़े हो, है ना, उससे 200 किलोमीटर का डेप्थ का पार्ट को मैं क्या नाम दूं? यहाँ पे वेदाश्रिता खड़ी है, एंड इसके नीचे का 200 किलोमीटर का डेप्थ का जो लेयर है अर्थ का, उसको मुझे क्या नाम से बोलना चाहिए? नहीं सुनाई दिया मुझे। कोर। कोर मतलब अर्थ में मैं जहां पे हूं उसके नीचे 200 किलोमीटर में जैसे ही पहुंच गया तो मैं क्या कोर में पहुंच जाऊंगा? ये जो लेयर्स दिख रहे हैं, इस लेयर्स में से कौन सा लेयर होगा 200 किलोमीटर तक? Asthenosphere.
क्रस्ट कितना दूर तक होता है? सर 110 150 किलोमीटर के आसपास। इफ यू रिमेंबर, क्रस्ट का जो थिकनेस है 30 किलोमीटर एवरेज है। इट मे रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर। एवरेज कितना है? 30 किलोमीटर। तो क्या क्रस्ट के बाद सीधा स्टेनोस्फीयर आ जाता है? नहीं सर, मैंटल। अच्छा, मेंटल। तो मेंटल तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। मेंटल, अच्छा चलो चलो, ठीक है ठीक। क्रस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग मेंटल बता रहे हैं, ठीक है, चलो वो ले लिए। बट दो डेफिनेशन मैंने बताया था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और सेकंड बताया था लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। और लिथोस्फीयर का डेफिनेशन मैंने बोला था कि 0 से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक का डेप्थ का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये जितना ग्रे वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ग्रे वाला पोर्शन, दैट इज लिथोस्फीयर। बट अगर मैं क्रस्ट बोलूं तो क्रस्ट यहीं तक है, ये डार्क ग्रे तक, उसके नीचे से मेंटल चालू हो जाता है। तो दो डेफिनेशन है। एक तो क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर देखा जाए तो क्रस्ट सिर्फ 30 किलोमीटर, देन मेंटल, देन कोर। यहां तक मेंटल हुआ, कहां तक ये 30 किलोमीटर से लेके यहां तक मेंटल हुआ, और इसके बाद जो भी है वो कोर हुआ। बट सेकंड डेफिनेशन हम लोग जो ज्यादा एक्यूरेट है, जो लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि ये पूरा एरिया है, ये लिथोस्फीयर है, उसके बाद ये एरिया है, ये एस्थेनोस्फीयर है, और फिर आउटर मेंटल हुआ, इनर मेंटल हुआ, है ना, और इसके बाद आउटर कोर और इनर कोर, एंड दैट इज मोर प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है। अब उसमें से प्लेट कौन सा है, प्लेट में कितना डेप्थ तक लो? तो प्लेट के डेप्थ के लिए अल्फ्रेड वैगनर ने बोला था कि कॉन्टिनेंट जो होता है, कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, है ना, ये अगर याद होगा, कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग बोला था। मतलब क्या है, क्या कॉन्टिनेंट ओशियन से अलग है? क्या कॉन्टिनेंट क्रस्ट का अलग पार्ट है और ओशियन अलग पार्ट है, कि दोनों ही क्रस्ट के पार्ट हैं? व्हाट आई एम आस्किंग कि क्रस्ट 30 किलोमीटर का होता है, ओशियन का डेप्थ 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, इन द वर्स्ट केस 11 किलोमीटर, उससे ज्यादा ओशियन का डेप्थ नहीं है। मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि चाहे ओशियन हो या तो कॉन्टिनेंट हो, बोथ आर द पार्ट ऑफ क्रस्ट। सो देर इज नो सेपरेट मूवमेंट ऑफ क्रस्ट ओनली और सेपरेट मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट ओनली। इट इज सिंपली the level of water which is suggesting कि it is ocean and it is continent. In reality, continents are separately not moving. तो बोलोगे क्या क्रस्ट मूव हो रहा है? Even crust is also not moving. So what is happening? Whole of the lithosphere is moving. मतलब क्या है कि अगर मैं प्लेट का डेफिनेशन जो मूव करता है उसका डेफिनेशन लूं, तो प्लेट का डेफिनेशन कहां से होगा? ये पूरा एरिया 200 किलोमीटर, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर मिलेगा आपको। तो broken part of brittle part of lithosphere is called plate. Broken part of lithosphere is called plate. Broken मतलब क्या है? हमारा अर्थ में पूरा लिथोस्फीयर से कवर्ड है, 200 किलोमीटर का रेडियस देखा जाए तो दैट इज कवर्ड बाय द लिथोस्फीयर। और वो जो रेडियस है वो कई जगह पे ब्रोकन अप है, लिथोस्फीयर कई जगह पे टूटा हुआ है, और उसको ही हम लोग प्लेट बोलते हैं। मतलब देयर इज नो सेपरेट मूवमेंट ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स एज सच। फॉर अर्थ इट डजंट मैटर कि उसके ऊपर वाटर है कि उसके ऊपर माउंटेन है। अगर वो मूव करता है तो पूरा का पूरा एक 200 किलोमीटर का चंक मूव करता है। 200 किलोमीटर का डेप्थ वाला जो चंक है एक साथ मूव करता है। और वो किसके ऊपर मूव करता है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करता है। तो lithosphere is floating on asthenosphere rather than continents are moving on the ocean.
So my understanding of movement of the continent was completely wrong, because continents are not moving. Along with the continents, ocean may also move. Nobody knows कि उस लिथोस्फीयर में अगर ओशन है तो ओशन मूव करेगा, कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट मूव करेगा. अभी अभी हम लोगों ने देखा सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पूरा ओशन मूव कर रहा है. सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पूरा ओशन मूव कर रहा है, मतलब ये अलग प्लेट होगा, ये अलग प्लेट है. तो होल ऑफ द अर्थ इज a broken part of the lithosphere, is composed of the broken part of the lithosphere only. पूरा अर्थ में ऐसे लिथोस्फीयर के बहुत सारे पार्ट हैं, टुकड़े हैं, और एक उसके नीचे सेमी सॉलिड लेयर है, वो है स्टेनोस्फीयर. उसी के ऊपर वो फ्लोट करता रहता है. तो लिथोस्फीयर फ्लोट्स ओवर स्टेनोस्फीयर, एंड लिथोस्फीयर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज ब्रोकन, एंड दैट इज कॉल्ड प्लेट. अगर लिथोस्फीयर ब्रोकन नहीं होता तो प्लेट का कोई डेफिनेशन नहीं होता. आप सपोज सोचो, है ना, अगर उसको समझना है तो आपको सिंपल समझ आ जाएगा. इसके ऊपर पूरा क्ले आप स्प्रेड कर दो, बहुत मोटा क्ले स्प्रेड कर दो. अब उस वो ड्राई होता है तो क्या होता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं क्ले में. तो जितने क्रैक्स आए, वो जितना पोर्शन एक सेपरेट हुआ, इधर का सेपरेट हुआ, वो ही प्लेट है. और जितना मोटा लेयर आपने क्ले का बिछाया, दैट इज लिथोस्फीयर. और ये जो एरिया है, ये है स्टेनोस्फीयर पे. और ये स्टेनोस्फीयर मतलब ये पूरा मोल्टन सेमी सॉलिड है. इसके ऊपर मैंने लिथोस्फीयर का एक लेयर लगा दिया, और वो ब्रोकन हो गया मल्टीपल. तो जितने ब्रोकन पार्ट है, दैट इज प्लेट. क्लियर हुआ ये? यस सर. ठीक है ना. तो इन दिस मैनर इफ यू विल सी कि पूरा अर्थ जो है हमारा मल्टीपल प्लेट्स में डिवाइडेड है. देखो, इतने सारे प्लेट्स हैं पूरा अर्थ में. और ये जब भी मूवमेंट होता है ना, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट मूव नहीं किया होगा, वो अफ्रीका का प्लेट मूव किया होगा. हमको ऊपर से दिखता है कि ओनली अफ्रीका इज मूविंग. नो, अफ्रीका इज नॉट मूविंग, दैट अफ्रीकन प्लेट इज मूविंग. In the same manner, South America is not moving. South America, along with the South America, whole of the South American plate is moving. इंडिया जब मूव किया है, तो इंडिया जो दिखता है, जैसे इंडिया मूव कर रहा है, तो ओशन में डबल होने के कारण से हमको ये दिखता नहीं कि ओशन के साथ पूरा ओशन का प्लेट मूव किया होगा. ये पूरा ओशन का प्लेट मूव किया होगा. इट इज जस्ट अ विजिबिलिटी कि हम लोग को ऊपर से कॉन्टिनेंट दिख रहा है. वैसे ही अगर देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका का प्लेट में अटलांटिक ओशन का भी पार्ट आता है, तो यहाँ का अटलांटिक ओशन अमेरिका का प्लेट है, यहाँ का अटलांटिक ओशन इसका प्लेट का पार्ट है यूरोप का, यहाँ पर का अटलांटिक ओशन अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ का अटलांटिक ओशन सदर्न अमेरिका का पार्ट है. इन द सेम मैनर ये बे ऑफ बंगाल एंड इसको ले लो, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को ले लो, तो इतना पार्ट इंडियन ओशन है, बट इट डजंट मीन कि इंडियन ओशन है, ये भी इंडियन ओशन है. तो इंडियन ओशन ही आधा, यहां से आधा है प्लेट के हिसाब से देखा जाए. तो हम लोग वाटर के कारण से इल्यूजन हो जाता है. इन रियलिटी इस तरीके से हमारा अर्थ प्लेट्स में ब्रोकन अप है. नाउ हियर यू कैन सी कि ये पार्ट जो है इंडोनेशिया का है ना, और ये है ऑस्ट्रेलिया का. बट ये पूरा सिंगल एक कॉन्टिनेंट है, सॉरी, ये पूरा एक सिंगल क्या है, प्लेट है ना. ये पूरा एक सिंगल प्लेट है. हम लोग इसको और इसको मिला के एशिया बोलते हैं, बट इट इज डिफरेंट प्लेट एंड इट इज डिफरेंट प्लेट. है कि नहीं? यही चीज मैं बताना चाह रहा था आप लोग को. इवन अमेरिका को देखोगे, रशिया को देखोगे, तो रशिया का ये पार्ट आधा अलग प्लेट का बिलोंग करता है, ये पार्ट अलग बिलोंग करता है. पॉलिटिकल बाउंड्रीज कुछ भी हो सकते हैं, इवन कॉन्टिनेंट और ओशन कुछ भी हो सकते हैं. The main thing which matters for the movement is plate. So इसलिए क्या है, पूरे plates move कर रहे हैं. तो still we are not able to resolve why these plates are moving. But what I had told you कि अभी जो अब हम लोग जब भी बात करेंगे तो प्लेट के मूवमेंट, मतलब कहीं पे भी अर्थ के आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स.
तो अगर मैं बोलूं अटलांटिक ओशन में अर्थक्वेक आया, तो मतलब ये प्लेट और ये प्लेट मूव किया होगा, और ये प्लेट इस साइड पे मूव करता है, ये प्लेट इस साइड पे मूव करता है, दैट्स व्हाई सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, है ना। ये प्लेट इधर मूव करता है, ये प्लेट इधर मूव करता है, दैट्स व्हाई सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। यू माइट हैव सीन दिस पिक्चर इन द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का पिक्चर मैंने उठाया है। अब इस पिक्चर को अच्छे से देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, दो पैरेलल लाइन है, वहां पे डाइवर्ज मतलब डाइवर्ज कर रहे हैं बाउंड्री, और ये अटलांटिक ओशन है, मतलब यहाँ पे डाइवर्ज कर रहे हैं बाउंड्री, है ना, यहाँ पे डाइवर्ज कर रहे हैं बाउंड्री। फिर यहाँ पे ये जो इस तरीके से दिखाया, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, मतलब यहाँ पे जो है दो प्लेट नजदीक आ रहे हैं, ये कन्वर्ज कर रहे हैं। हियर ऑल्सो कन्वर्जेंट बाउंड्री इज देयर। इंडिया में भी देखो, यहाँ पे हिमालय के पास कन्वर्जेंट बाउंड्री इज देयर, यहाँ पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्री इज देयर, और हियर डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब यहाँ पे भी नया सी फ्लोर बन रहा होगा इस जगह पे। तो मतलब वेयर एवर divergent boundary exists, new sea floor is getting spread, or new sea floor is being formed, and wherever convergent boundary is there, sea floor is getting destructed. इसलिए क्या है, अर्थ का रेडियस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जहां पे कहीं पे बढ़ रहा है तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन का बाउंड्री इज श्रिंकिंग, यानी सी पैसिफिक ओशन मोस्ट ऑफ द जगह पे श्रिंक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वाइल अटलांटिक ओशन का पूरा बाउंड्री क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। व्हाट डज इट मीन कि अटलांटिक ओशन will be the newest and the biggest ocean, and Pacific Ocean will turn into the sea later on, and that too later on what will happen, Pacific Ocean will not exist. इसका एक और मीनिंग निकाला जाए तो अमेरिका एंड रशिया विल बी पड़ोसी, America and Russia will be, and not only Russia, China will also be the पड़ोसी of America once this Pacific plate will shrink. अच्छा ही ना, वही लोग लड़ते रहे, हम लोग को टेंशन नहीं रहेगा ज्यादा, है ना। तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी पड़ोसी हो जाएगा अमेरिका का। ये जो दिख रहा है ना, ये कोरियन पेनिनसुला है, और ये है अमेरिका। इसको श्रिंक कर दो तो ये क्या हो गया, अमेरिका इसके बगल, ये अमेरिका नहीं, अमेरिका यहाँ पे, सॉरी ये कनाडा है, तो वो पड़ोसी हो जाएंगे। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना, ऑल रशिया, ये सारे आपस में पड़ोसी रहेंगे, ठीक है। एंड यूरोप एंड अमेरिका बहुत दूर हो जाएंगे। सदर्न अमेरिका एंड अफ्रीका विल बी फार अवे। ये चीज समझे ना, कुछ जगह पे बाउंड्री ऐसे बस सरकता है, राधा देन ना तो ये इसके अंदर में जाता है ना इसके अंदर में जाता है, बस मूवमेंट ऐसा हो रहा है, तो वैसे जगह को ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। बट वन थिंग इज श्योर, वेयर एवर द बाउंड्रीज आर देयर, अर्थक्वेक विल बी देयर। Wherever the boundaries of the plates are there, definitely what will happen, वहां पे earthquake आएंगे। अब इट डिपेंड्स कि अर्थक्वेक ज्यादा इंटेंसिटी के आएंगे कि कम इंटेंसिटी के, दैट इज डिफरेंट मैटर, ठीक है ना। उस जगह पे अर्थक्वेक आएंगे, मतलब प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, कहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में दे आर सिंपली स्लाइडिंग अपार्ट, लाइक वन प्लेट इज मूविंग लाइक दिस, अनदर प्लेट इज मूविंग लाइक दिस, और this plate is moving like this plate is moving that, neither it is interfering with this plate, neither this plate is interfering with this plate। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्शन में दोनों एक दूसरे ऊपर आ जाते हैं, है ना, डाइवर्जेंट में दोनों दूर चले जाते हैं, पर ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, ऐसे। सो ओशन फ्लोर में क्या होगा, ओशन फ्लोर में भी यही होगा। वैसे ओशन फ्लोर में ऐसे बाउंड्रीज कम है ना, ओशन फ्लोर में भी यही होगा। समझ लो, अगर यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे एक और आइलैंड है, तो अभी दूर दूर थे, अगर ऐसा प्लेट है तो ये दोनों आइलैंड आपस में पास आ जाएंगे, लेटर ऑन और दूर हो जाएंगे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा।
आई विल एक्सप्लेन मोर थिंग्स, इसमें और भी चीजें बतानी है मुझे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का अगर रियल फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस देखोगे तो उसका बहुत चीजें हैं और हो भी रही हैं। हर चीज का एविडेंस मैं दूंगा आपको, है ना, कि कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो क्या चीजें हो रही है करके। तो स्टिल मैं ये तो ऑब्जर्वेशन बताया, कॉज नहीं बताया अभी तक ना, क्या कॉज है या क्या फोर्सेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल। आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू टिल नाउ व्हाट इज रियल थिंग्स विच आर हैपनिंग, दोस थिंग्स आई हैड एक्सप्लेन यू, उसको मैंने आपको भी बताया है। अच्छा, तो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स ने एटलीस्ट ये बताया, जो हम लोगों को ये इमेज दिखता था या वीडियो दिखता था, ये एक इल्यूजन था। इन रियलिटी इसके साथ एक प्लेट मूव कर रहा था और जो एक साथ स्ट्राइक किया होगा। वैसे ही सदर्न अमेरिका के साथ प्लेट मूव किया, अफ्रीका के साथ प्लेट मूव किया। तो इन दिस मैनर दीज आर द एरिया जहां पे भी प्लेट के बाउंड्रीज है, दे आर वेरी मच एक्टिव। wherever the plate boundaries are there, they are very much active. That's why Himalayan region is very much active. You might have observed most of the earthquakes in India is mainly due to the areas which are near to the Himalaya, or which are near to Afghanistan, or which are near to Gujarat, isn't it? यही सब एरिया पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो we have categorized all the plates into some major plates and some minor plates. 7 major plates are there, like Antarctica and उसके surrounding का ocean is included as one plate. North American plate, जो North America है, you can see ये जो this one is North America along with small part of oceans, ये जो है ये this is single plate. South American plate along with Atlantic Ocean is South American plate. Pacific plate पूरा Pacific. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को एक सिंगल मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट बोला जाता है। क्या है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलिया, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे भी बाउंड्री है, बट हम लोगों ने इसको कंबाइनली मान के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बना के रखा हुआ है। क्या है कि इनिशियली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूज्ड टू मूव टुगेदर, बट विद इन इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऑल्सो इंडिया का प्लेट थोड़ा सा सेपरेट मूव करता है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो व्हाट यू कैन सी कि अगर पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही पार्ट होता है ना। प्लेट के हिसाब से देखा जाए तो दे बिलोंग टू द सेम प्लेट। Africa and eastern part of Atlantic floor is one plate, like you can see Africa and eastern part of Atlantic Ocean is the one plate. Eurasia and adjacent oceanic plate are one plate. तो इस तरीके से 7 मेजर प्लेट्स एंड कुछ छोटे छोटे प्लेट्स हैं। यू कैन सी कुछ ये जैसे नाज़का प्लेट हुआ, ये छोटा प्लेट है, इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक प्लेट वी कैन से, बट इन रियलिटी इसके अंदर में बड़े प्लेट में भी कुछ छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं जो अलग मूव करते हैं। लाइक हियर सऊदी अरेबिया का प्लेट, कैरेबिया का प्लेट, है ना, ये छोटे छोटे प्लेट्स है। ये स्कॉशिया का प्लेट है, कोकोस का प्लेट है ये। तो ये सब प्लेट भी छोटे छोटे अलग अलग मूव करते हैं। तो इस प्लेट की बाउंड्रीज में भी ना आपको अर्थक्वेक दिखेंगे। तो प्रेजेंटली आर्कटिक रिज में अभी स्लोएस्ट मूवमेंट हो रहा है, आर्कटिक रिज के पास, आर्कटिक ओशन के पास। ईस्ट पैसिफिक राइज इन साउथ पैसिफिक ओशन, वहां पे सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट है 15 सेंटीमीटर पर ईयर ईस्ट पैसिफिक एरिया पे, है ना। ईस्ट पैसिफिक इन द साउथ पैसिफिक एरिया। तो ये जो साउथ पैसिफिक है ये एरिया के पास, मतलब बोलना चाहिए कि ये वाला एरिया जो है ना, ये वाले एरिया पे काफी मूवमेंट है। इसका मतलब क्या है, चिली, पेरू, है ना, ये सब जो एरिया है इसमें काफी ज्यादा अर्थक्वेक के चांसेस है और आता भी रहता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, चिली, पेरू वगैरह में काफी अर्थक्वेक आता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मैक्सिको का जो नीचे का है, पनामा, कभी नाम सुना होगा, है ना, तो ये पनामा के पास भी काफी अर्थक्वेक आते हैं। वैसे ही जो है न्यूजीलैंड जो है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के पास भी काफी अर्थक्वेक आते हैं।
ये पूरे जोन पे काफी अर्थक्वेक आते हैं एवरी ईयर। इफ यू विल फाइंड, अगर विकीपीडिया खोजोगे ना कि इस साल का सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे आया है, तो यू विल फाइंड ऑन दोज एरियाज में। सर कुछ एरिया ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन कैसे हो जाता है? हाँ, क्या है, देखो कुछ प्लेट्स ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, कुछ प्लेट्स धीरे मूव करते हैं, उसके अंदर का जो फोर्स होगा वो ज्यादा हैवी होगा। फोर्स अभी हम लोग सजेस्ट नहीं किए हैं, फोर्स उसके अंदर का जो होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई फोर्स बहुत एक्टिव रहता है फिर बाद में डोरमेंट हो जाता है, या कभी कभी डोरमेंट है या काफी एक्टिव हो जाता है। जैसे इंडिया का प्लेट अपने टाइम पे फास्टेस्ट मूवमेंट किया था, नाउ इट इज स्लोअर। जितना तेजी से इंडिया मूव किया था, इफ यू रिमेम्बर, इंडिया जितना तेजी से भागा था, कभी कभी जीआईएफ में देखो है ना, अगर उतना तेजी से मूव करता तो इंडिया कहाँ चला जाता अभी सोचो। बट प्रेजेंटली द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्लो ना। तो इट हैपन्स कि अंदर का जो सिस्टम है जो उसको रन करता है, अगर वो स्लो हो गया किसी रीजन से, लेस एक्टिव हो गया या फिर से एक्टिव हो गया, जैसे क्या है अफ्रीका का एक प्लेट का के अंदर का एक सिस्टम है वो फिर से रीएक्टिव हो गया रिसेंटली 2 years बैक, तो अब उसमें मूवमेंट फिर से बढ़ गया। देखो इट डजंट मीन कि एक प्लेट के बाउंड्री के साइड में ही मूवमेंट होते हैं, कभी कभी एक प्लेट में भी विद इन द प्लेट ऑल्सो सम क्रैक्स आते हैं। जैसे आप सिंपल सोचो, वही मैं बताना कि क्ले को आप स्पेरिकल क्ले बनाओ, अब आपने देखा कि बड़ा बड़ा पोर्शन बन गया, अब उसके अंदर में भी छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, उसमें भी मूवमेंट हो सकता है। अगर अंदर में फोर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो वही क्रैक्स में मूवमेंट होता है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि ऑल द अर्थक्वेक्स विल ऑलवेज बी देयर अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लेट्स, तो दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि समटाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड कि देयर आर इंट्रा प्लेट मूवमेंट ऑल्सो। जैसे अगर ऐसा सोचते तो इंडिया के अंदर में कभी कोई अर्थक्वेक नहीं आता, जो आता है वो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता। बट व्हाट वी हैव सीन कि इवन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इस एरिया में भी कई कई बार थोड़ा थोड़ा अर्थक्वेक आता है, जिसका जोन वही लोकल होता है। तो वो जो अर्थक्वेक आता है वो उसमें जो मूवमेंट है उसका अंदर का रीजन कहीं ना कहीं फिर से अंदर के लावा का मूवमेंट है या फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना सब हम लोगों ने जो समझा, उसके पीछे का अब लास्ट जो कर्टन है वो ओपन हो रहा है कि दैट इज द फोर्स। के लिए 3 प्लेट मूवमेंट्स नेसेसरी है? सॉरी Sir, I mean that earthquake can occur for all the 3 plate movements, or there is a Yes. specific plate movement? No. Wherever either convergent or divergent or transform boundary, कहीं पे भी ये तीनों बाउंड्री हो या कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट हो, earthquake will be there. Okay, sir. है ना, ठीक है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द बाउंड्रीज। अच्छा ये बताओ कि मुझे जस्ट पूछना था आप लोग से कि ऐसा तो नहीं कि मतलब आज के दिन क्लास करवा के आप लोग का पार्टी वाला ये कर दे रहा हूँ, है ना। तो जस्ट 15 मिनट और है ना। कल भी मैंने इसलिए, कल भी हम लोगों ने ऐसे कि इसलिए ना ऑफलाइन क्लासेस को हटा दिया और ऑनलाइन क्लासेस को ही रख दिया, ताकि क्या है मॉर्निंग में जल्दी निपट जाओ और उसके बाद आराम से एंजॉय करो, ठीक है ना। तो ये है, ठीक। तो इन दिस मैनर 3 काइंड्स ऑफ बाउंड्रीज आते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसवर्स बाउंड्री। अब देखो, अब प्लेट्स मूव कर रहे हैं, एक प्लेट ऐसे तेजी से मूव कर रहा है, एक प्लेट ऐसे मूव कर रहा है। अब दोनों प्लेट एक ही जगह पे मूव कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कौन सा प्लेट नीचे जाएगा, कौन सा प्लेट ऊपर जाएगा। तो अगर ये समझे हम लोग तो एक सिंपल हम लोग को समझ आता है, जो प्लेट डेंस होगा वो नीचे जाएगा, isn't it? अगर ये दोनों प्लेट में से एक प्लेट डेंस है तो वो नीचे जाएगा। दूसरा है, 2 प्लेट मूव कर रहे हैं, तो जो प्लेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगी। कैसे? जैसे इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और ये ऐसे टकराया, ये ऐसा हो गया, लाइक टाइटैनिक, है कि नहीं। तो जिस प्लेट का मूवमेंट फास्ट है वो ऐसा जाएगा। तीसरा है, जिस प्लेट का वेट ज्यादा है, मतलब जिसका मास भी ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, वो डूबेगा, है ना। जिसका मास भी ज्यादा है और एरिया ज्यादा है वो डूबेगा। तो 3 टाइप के प्लेट्स डूब सकते हैं, सबडक्ट 3 टाइप के प्लेट होंगे अगर 2 कन्वर्जेंट होगा।
ये तीनों क्राइटेरिया में से कोई ना कोई सेटिस्फाई करना चाहिए. द प्लेट विच इज हैविंग हाई डेंसिटी विल सबडक्ट, द प्लेट विच इज हैविंग हाई वेलोसिटी विल सबडक्ट, द प्लेट विच इज हैविंग हाई मास एंड हाई एरिया, लार्ज नंबर ऑफ एरिया, दैट विल सबडक्ट. तो अब देखते हैं, है ना, हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में जाते हैं, है ना, उसके बारे में समझते हैं. अब उसको अच्छे समझे, अब आपको पूरा अटलांटिक ओशन समझने वाला है. अब ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या बाउंड्रीज क्यों बन रहे हैं, तो अब इसके लिए मैं अर्थ के इंटीरियर में फिर से जाता हूं. तो व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, अर्थ के कोर का टेम्परेचर, इफ यू रिमेंबर, इट वाज 6000 डिग्री सेल्सियस. अर्थ का रेडियस वाज 6000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, अर्थ के कोर का टेम्परेचर वाज 6000 डिग्री सेल्सियस. मतलब अर्थ इज वर्किंग लाइक अ बर्नर. नाउ रिमेंबर दैट इमेज ऑफ कन्वेक्शन थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी. यहां पे एक बर्नर है. अर्थ के ऊपर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब बीच में क्या है, मेंटल. तो नाउ दैट मेंटल इज ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू द क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर. कन्वेक्शन करंट थ्योरी याद करो. क्या हो रहा है कि ये सिंपली एक लिक्विड टाइप का काम कर रहा है, लिक्विड भी नहीं बोलना चाहिए कि सेमी सॉलिड है ना. तो क्या है, आउटर कोर क्या कर रहा है और इनर कोर जो है वो गर्म कर रहे हैं. आउटर कोर से लावा निकल रहा है और लावा जो है वो ऊपर जा रहा है. मैग्मा एक्चुअली बोलना चाहिए, अर्थ के अंदर में रहता है तो मैग्मा, और वो ऊपर में कोल्ड होके नीचे आ रहा है. सेम चीज यहां पे भी हो रहा है, ये कोल्ड होके नीचे आ रहा है. तो इस कारण से इस अर्थ में बहुत सारे ऐसे कन्वेक्शन कर सेल बन रहे हैं. हियर ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे भी ऐसे कन्वेक्शन के सेल्स बन रहे हैं. हियर ऑल्सो कन्वेक्शन के सेल्स बन रहे हैं. इन दिस मैनर अर्थ में थ्रू आउट द अर्थ देयर आर कन्वेक्टिव सेल्स, और उसको हीट कौन कर रहा है, कोर. ये तो अर्थ के इंटीरियर की बात हुई. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर में क्या हो रहा है, तो जो चीज हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग में देख रहे थे, इन रियलिटी यहां पे मैग्मा का मूवमेंट ऐसे है. दैट्स व्हाई सी फ्लोर इज गेटिंग स्प्रेड. हियर यू कैन सी सी फ्लोर इज गेटिंग स्प्रेड. तो वेर एवर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज देयर, उसके नीचे में क्या हो रहा है, उसके नीचे में ये हो रहा है ऐसा. मतलब ये इस टाइप से ब्रोकन अप हो रहा है. मतलब इसके ऊपर में अटलांटिक ओशन होगा और इसी के कारण से ये मैग्मा इरप्ट हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई यहां पे माउंटेन बना, और दैट्स व्हाई यहां पे अर्थक्वेक इज देयर. मतलब यहां पे टेंशन फोर्स है, बीच से सी फ्लोर इज गेटिंग स्प्रेड. यू कैन सी ये जो डिप्रेशन क्रिएट होगा जो दो प्लेट के कारण से, यहां पे अब ओशन होगा, इजंट इट, यहां पे ओशन होगा. और यही न्यू ओशन है, यही अटलांटिक ओशन बना है ऐसे ही. हियर यू कैन सी. तो ये यहां तक पार्ट क्लियर हुआ कि अटलांटिक ओशन कैसे बना. यस सर. तो ये जो फोर्स क्या था, फोर्स वही है जो कि बर्नर में हो रहा है, वही जो चाय में हो रहा है, वही जो सूप में हो रहा है, वही चीज अर्थ के अंदर में भी हो रहा है. अब यहां पे आओ, अब पैसिफिक ओशियन के नीचे में क्या हो रहा है देखते हैं. पैसिफिक ओशियन का देखते हैं. यहां पे कन्वेक्टिव सेल्स ऐसे हो रहे हैं. मतलब पैसिफिक प्लेट का जो बाउंड्री है ये कन्वर्ज करेगा, दो प्लेट का बाउंड्री ऐसे कन्वर्ज करेगा. अब इसके कारण इसमें से कोई ना कोई तो श्रिंक करेगा ही. तो सपोज ये श्रिंक किया, तो इससे इसका मतलब क्या हो रहा है कि सी फ्लोर इज बीइंग कंज्यूम्ड इन पैसिफिक ओशन एंड सी फ्लोर इज गेटिंग स्प्रेड इन अटलांटिक ओशन. तो जो तो अर्थ का रेडियस इज रिमेन, वो जो अर्थ का रेडियस है कांस्टेंट इसलिए रह रहा है कि
अटलांटिक ओशन में भले स्प्रेड हो रहा है, बट पैसिफिक ओशन श्रिंक कर रहा है। और वो क्यों श्रिंक कर रहा है? क्योंकि वहां पे कन्वेक्शन का मूवमेंट इस तरीके से है। तो वेर एवर देर इज ए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो ट्रस्ट मी उसके नीचे इस तरीके से मूवमेंट हो रहे हैं। और जहां पे भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, वहां पे मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। सर कन्वर्जेंट प्लेट में कैसा मूवमेंट हो रहा है? यू कैन सी, जैसे ये ठंडा होके क्या हुआ होगा, इधर नीचे आया होगा। यू कैन सी ये कन्वेक्शन जो है, जैसे आपको याद होगा ना, जैसे यहां पे क्या हुआ है ना, यहां से ठंडा होके इधर जाता है, यहां से ठंडा होके इधर जाता है, और यहां से ऊपर जाता है ना। तो ये जो ठंडा वाला पार्ट है, जैसे ब्लू क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये कोल्ड हो रहा है ना। ये वाला पार्ट है, और यहाँ पे एक और सेल है, जैसे यहाँ पे भी एक और बर्नर होगा। बर्नर क्या है? बर्नर तो पूरा ये है ना। अब यहाँ पे भी एक सेल होगा जो कि यहाँ से राइज होता होगा, यहाँ पे कोल्ड होता होगा। तो यहाँ पे दो सेल ऐसे हैं जहां पे दोनों कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर लाने की कोशिश करेगा। ऊपर के लिथोस्फीयर को ड्रैग करके ये इसके पास लाएगा, ये इसके पास लेके जाएगा। नाउ देयर विल बी कंपटीशन कि विच वन इज डेंसर। इट विल से कि मैं डेंसर हूं तो तुम नीचे जाओ। So sir, that means two cold currents converge. यस, टू कोल्ड करंट्स कन्वर्ज, क्योंकि ठंडा होके वो कन्वर्ज करेंगे। तो जहां पे भी कोल्ड करंट्स हैं, वो जो कोल्ड होके ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो कन्वर्ज होंगे। तो इसका पूरा पिक्चर अगर देखोगे तो मैं आपको एक मैरीगोल्ड बना के दिखाता हूं। मैरीगोल्ड देखते हैं, एक अच्छा पिक्चर, मस्त वाला पिक्चर। तो पहले तो मैं बर्नर बना दिया, और ये बर्नर क्या है? दैट इज कोर, सॉरी कोर। इसमें से हीट आ रहा है, कोर में हीट है, कोर में 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब इसके कारण से, इस कोर के कारण से मैग्मा का मूवमेंट ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, यहां से राइज अप हुआ, यहां से डाउन हुआ, यहां पे भी ऐसे क्या हुआ, यहां से राइज अप हुआ, यहां से डाउन हुआ। तो बन गया ना मैरीगोल्ड। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया? लिथोस्फीयर बना दिया। इसके ऊपर मैंने लिथोस्फीयर चढ़ा दिया। अरे यार, अच्छे से नहीं चढ़ा, है ना। अब ये मान के चलो, जैसे यहां पे मूवमेंट कैसे हो रहा है? ऐसे। तो यहां पे अटलांटिक ओशन टाइप का फिनोमिना होगा कि पैसिफिक ओशन टाइप का फिनोमिना होगा? वेदर अटलांटिक कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा? Divergent. डाइवर्जेंट। अब यहां का लिथोस्फीयर देखते हैं। लिथोस्फीयर यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वेदर हियर एट दिस प्लेस देयर विल बी पैसिफिक ओशन काइंड ऑफ फिनोमिना और अटलांटिक ओशन काइंड ऑफ फिनोमिना? Pacific. पैसिफिक पैसिफिक। तो यहां पे कंप्रेशन होगा कि टेंशन होगा? Compression. कंप्रेशन। और यहां पे Tension. टेंशन। तो wherever the divergent plate boundary is there will be tension. Or wherever convergent plate boundary is there will be compression. So sir, between two hot currents also there will be compression? टू हॉट करेंट्स कैसे कंप्रेशन होगा? यहां से हॉट आ रहे हैं तो यहां पे तो डाइवर्जेंट होगा। जैसे ये तो हॉट होंगे ना, यहां से जो आ रहे हैं। सर ऊपर जो टू एरोज है ऊपर, मतलब towards the left top. यस, यहां पे। This side. So this side, sir, it will be compression. नो, इट विल बी डाइवर्जेंट। आप सोचो, इधर का ऐसा फोर्स इसको इधर ड्रैग कर रहा है, इधर वाला फोर्स इसको ऐसे ड्रैग कर रहा है। तो जहां पे भी राइज अप हो रहा है वहां पे तो दोनों टेंशन होगा ना। इसके नीचे का फोर्स इसको इधर ले जा रहा है, इसके नीचे का फोर्स इसको इधर ले जा रहा है, टेंशन होगा। मैंने इमेज सही ढंग से नहीं बनाया ठीक है ना। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आपको और समझ आ जाएगा। मतलब देखो, एक चीज सोचो,
जहां पे दो ऐसे मोमेंट है तो उसके ऊपर का लिथोस्फीयर भी अलग अलग होगा ना, है ना। इस तरीके से जहां पे भी मोमेंट है तो वहां पे टेंशन होगा ना, और जहां पे इस तरीके से आएगा वहां पे कंप्रेशन होगा। जैसे ये वाले पोर्शन है, यहाँ पे कंप्रेशन होगा लिथोस्फीयर में, ये वाला पोर्शन है इसके यहाँ पे भी, इसके ऊपर में यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे जहां राइज अप हो रहा है वहां पे टेंशन होगा। इस जगह पे जहां पे राइज अप हो रहा है वहां पे टेंशन होना चाहिए कि कंप्रेशन होना चाहिए? लिथोस्फीयर में टेंशन होना चाहिए। टेंशन होना चाहिए। अब यहां से ये डाउन हुआ और यहां से एक और सेल आया और यहां से ये डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंप्रेशन लिथोस्फीयर में। तो कंप्रेशन होना चाहिए। हाँ कंप्रेशन होगा, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होगा इस जगह पे। मतलब क्या है, नीचे का फोर्स जब देखो क्या है, मेंटल का मूवमेंट होगा ना तो वो लिथोस्फीयर को भी ड्रैग करेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे का लिक्विड मूव कर रहा ऊपर का इंटैक्ट रह गया, नो, है ना। आप सोचो आपके अंदर में हलचल हो रही है ना, तो आपका ब्रेन स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब आपके जेस्चर पोस्चर में दिख ही जाएगा कि अगर आपके ब्रेन में कोई हलचल हो रही है, टेंशन है, तो आपके जेस्चर पोस्चर में दिख जाएगा। लिथोस्फीयर इज द जेस्चर पोस्चर, isn't it? पोस्चर बोलना चाहिए कि लिथोस्फीयर जो है वो पोस्चर है। जो ब्रेन में चल रहा है वो है आपका एक्चुअल में जो चीजें हो रही हैं। वैसे क्या है, जो लिथोस्फीयर जो शो करता है वो आपको उसका पोस्चर शो करता है कि एक्चुअल में अंदर क्या चल रहा है, isn't it? That's the thing. इसको और अच्छे से मैं समझाऊं, जब तक आप पूरा नहीं समझ जाओगे मैं नहीं समझाऊं, मैं नहीं रुकूंगा। तो ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो मैं इसको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ तब आपको बहुत क्लियर होगा, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसको मैं स्टॉप करता हूँ।